हेलो दोस्तों। चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बुलेट्स भी हम बाद में डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के बाद। तो फर्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं हम। तो जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए क्लाइंट हैज एन एज नीडेड प्रिस्क्रिप्शन फॉर लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड फॉर विच कंडीशन शुड द नर्स एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन। ठीक है। तो और इसके जो इसमें क्या पूछा गया है कि लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन है जो कि एक प्रिस्क्राइब की गई है क्लाइंट के लिए। तो इसमें कि कौन सी कंडीशन में हम इस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं या एक नर्स जो है इस मेडिकेशन को लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड को एडमिनिस्टर कर सकती है। ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका कॉन्स्टिपेशन है, दूसरा है एब्डोमिनल पेन, तीसरा है एपिसोड ऑफ डायरिया, थर्ड वन है हेमेटेटेस्ट पॉजिटिव नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका यूज नहीं होता है। इसका जो यूज होता है वो आपका डायरिया के अंदर लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? डायरिया एपिसोड के लिए। ठीक है। जैसे एब्डोमिनल पेन है उसके लिए जैसे कोई एनाल्जेसिक वगैरह यूज कर लो, मेफ्टाल वगैरह जैसे, या हेमेटेटेस्ट पॉजिटिव है, नेसोगैस्ट्रिक किसी को इंसर्ट किया है और उसमें से ब्लड ड्रेनेज हो रहा है तो उसको टेस्ट करने के लिए या उसको कम करने के लिए उसमें भी यूज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, the nurse is planning to teach a client with GARD about substance to avoid. Which item should the nurse include on this list? Select all that apply. ठीक है। इसमें से जो भी अप्लाई होते हैं उन सबको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि GARD, तो GARD के बारे में GARD जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी पूरी वीडियो डाल रखा है, पूरा डिस्क्रिप्शन के बारे में दे रखा है, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं कि GARD होता क्या है। तो GARD की फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ यहाँ पर, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है। तो इस डिजीज के अंदर जो इसमें क्या पूछा गया है कि प्लानिंग, एक नर्स है, किसी पेशेंट को GARD है और उसको टीच करना है कुछ जो फूड आइटम्स होते हैं उनको अवॉइड करने के बारे में बताना है कि आपको कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी इसको किसको क्या आपको अवॉइड करना है। तो विच आइटम शुड द नर्स इंक्लूड ऑन दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट जो नीचे दी हुई है उसमें से कौन से आइटम को उसको इंक्लूड करना है और कौन से आइटम को उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम चॉकलेट्स, पेपरमिंट, कॉफ़ी एंड फ्राइड चिकन। ठीक है। इन सबको हमें क्या करना है, विच आइटम शुड द नर्स इंक्लूड ऑन दिस लिस्ट, सेलेक्ट ऑल दैट, अवॉइड करना। इन सबको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो फ्राइड चिकन, कॉफ़ी, पेपरमिंट, चॉकलेट्स, इनको अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि जो GARD है ये क्या करता है, वहाँ पर इरिटेशन करता है, गैस्ट्रिक के अंदर क्या करता है, इरिटेशन करता है, और इरिटेशन की वजह से वो क्या है, जो फूड है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिफ्लेक्स होता है कहाँ पर, और वापस कहाँ पर बैकफ्लो होता है, कहाँ पर, ओइसोफेगस के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि जो ये जो फूड आइटम, जो इरिटेटिंग फूड आइटम्स जो होता है, चाहे वो फ्राइड चिकन है, कॉफ़ी है, पेपरमिंट है, चॉकलेट्स है, वो ये सब क्या करते हैं, जो LES लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है, LES जो होता है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है, उसका जो प्रेशर होता है
ये क्या करता है, ये बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, गैस्ट्रिक कंटेंट के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, जब हम कोई इरिटेटिंग फूड लेते हैं या पेशेंट जो जीआरडी वाला पेशेंट को हम इरिटेटिंग फूड देते हैं, तो ये जो एलियस है इसके जो बैक फ्लो का जो करता है, यानी जो प्रिवेंट करता है, इसके प्रेशर को क्या कर देता है, लो कर देता है, प्रेशर को क्या कर देता है, लो कर देता है। और लो होने की वजह से ये खाना वापस रिफ्लक्स होता है, और रिफ्लक्स होने की वजह से पेशेंट को क्या है, वॉमिटिंग वगैरह या सीक्रेशंस, सलाइवा सीक्रेशंस वगैरह होते हैं। इसलिए पेशेंट, जीआरडी वाले पेशेंट को नर्स के द्वारा जो फूड आइटम्स को अवॉइड करने के लिए सजेशन दिया जाएगा वो है आपका फ्राइड चिकन, पेपरमिंट, चॉकलेट्स एंड कॉफ़ी। ओके, क्लियर। और जो नॉन फैट मिल्क है, नॉन फैट मिल्क का क्या है, इसमें से फैट को क्या कर लिया गया है, रिमूव कर लिया गया है। तो हम उस पेशेंट को जो नॉन फैट मिल्क है पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट with a diagnosis of peptic ulcer, which assessment finding would most likely indicate perforation of the ulcer। ठीक है, तो इसमें पेप्टिक अल्सर, किसी एक पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ है। पेप्टिक अल्सर आप सब जानते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ठीक है, कि यानी अल्सर ऑफ द जीआई म्यूकोसा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होती है उसके अंदर अल्सर का फॉर्मेशन होना, उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और किसकी वजह से होता है, किसमें जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होते हैं उसके कारण ये अल्सर होता है। ठीक है, अल्सर हो गया। तो इसमें क्या हुआ है कि पेशेंट को अल्सर हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है, तो विच असेसमेंट, कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग वुड मोस्ट लाइकली इंडिकेट परफोरेशन ऑफ द अल्सर। जिस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है उसमें कौन सा ऐसा अल्सर का असेसमेंट है जो ये इंडिकेट करेगा कि उसको परफोरेशन हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ब्रेडिकार्डिया, तो ब्रेडिकार्डिया ऐसा कोई परफोरेशन से कोई संबंधित है नहीं। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया का क्या मतलब होता है कि उसकी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, किससे, 60 बीट्स पर मिनट से। ठीक है, नमनेस इन द लेग्स, नमनेस इन द लेग्स का ऐसा कोई परफोरेशन ऑफ अल्सर से कोई मतलब नहीं है। नमनेस ऑफ लेग्स जैसे उसमें होता है आपका एंसेफेलोपैथी, न्यूरोपैथी में होता है। ठीक है, और आपका इसमें नोजिया वॉमिटिंग होते हैं, लेकिन ये इससे डायरेक्ट इसको क्योर करने का तो होता है, लेकिन ये परफोरेशन से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, परफोरेशन नहीं होना है। इसमें क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर है, जैसे कोई इरिटेशन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या हमने कोई ऐसा फूड को इनटेक किया है जो इरिटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो रही है। ठीक है, वॉमिटिंग तो होती है पेप्टिक अल्सर में, लेकिन परफोरेशन नहीं हो रहा है नोजिया वॉमिटिंग से। तो जो वॉमिटिंग जो परफोरेशन करता है वो ए रिज्ड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, यानी जब परफोरेशन होता है, परफोरेशन का मतलब होता है कि जब जो अल्सर बन रहा है, जैसे ये म्यूकोसा है, ठीक है, तो जो अल्सर क्या करता है, इस म्यूकोसा लेयर को क्या करता है, डैमेज करता रहता है। क्या करता करेगा, डैमेज करता चला जाएगा। और जब लेयर डैमेज हो जाएगी तो यहाँ का जो सीक्रेशंस है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट था इस गैस्ट्रिन के अंदर, वो क्या करेगा, पास आउट हो जाएगा, इस लेयर को क्या कर देता है, क्रॉस कर देगा, इससे पास हो जाएगा। और इससे पास होने के बाद क्या होगा कि वो जो फ्लूइड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, पेरोटेनियम कैविटी के अंदर, पेरोटेनियल कैविटी के अंदर वो फ्लूइड जो है इंसर्ट कर जाता है, जिससे वहां पर वो इकट्ठा हो जाता है, यानी एक्युमुलेट हो जाता है, और उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एसाइटिस। एसाइटिस क्या हो जाता है, एसाइटिस। और एसाइटिस क्यों, एसाइटिस की जो कंडीशन हो रही है किसकी वजह से हो रही है, परफोरेशन। जो यहाँ पर जो ये लीक हुआ है, जो यहाँ पर म्यूकस लेयर थी, जो म्यूकस लेयर जो लीक हुई है, यहाँ पर वो डैमेज हुई है, और डैमेज होने की वजह से जो फ्लूइड यहाँ से लीक हुआ है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, परफोरेशन ऑफ द अल्सर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एब्डोमेन है वो क्या हो जाएगा, उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और रिज्ड हो जाएगा, यानी थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन में, जब परफोरेशन हो जाता है। ठीक है, यानी फ्लूइड वहां से म्यूकस की लेयर से पास हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
फोर्थ है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए फॉलोइंग ए वेलॉर्थ सेकेंड प्रोसीजर विच पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन एंड वेरीफाई। इसमें क्या हुआ है कि एक पेशेंट है, उसको वेलॉर्थ सेकेंड प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, गैस्ट्रोटोमी हुई है उसको। अब गैस्ट्रोटोमी हुई है उस पेशेंट को, तो वेलॉर्थ सेकेंड प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसके स्टोमक के लोअर पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और उसको रिमेनिंग पार्ट को जेजुनम के साथ जोड़ दिया जाता है। उस कंडीशन को हम वेलॉर्थ सेकेंड प्रोसीजर कहते हैं। और इसका जो सेकंड जो अदर नेम है वो है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। क्या है? गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, ठीक है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, ठीक है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी बोलते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है, कौन कौन से ऐसे कौन सा जो प्रिस्क्रिप्शन है जो नर्स ये कहेगी कि ये गलत है, यानी उस पर क्वेश्चन पुटअप करेगी ये गलत है, इसको हमें इसको नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले लेग एक्सरसाइज है, अर्ली एम्बुलेशन, इरिगेटिंग द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो इसमें जो लेग एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन जो आंसर है वो आपका इरिगेटिंग द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब है। क्या है? इरिगेटिंग द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्यों? कि जब पेशेंट को सर्जरी होती है यानी गैस्ट्रोटोमी होती है, तो गैस्ट्रोटोमी के बाद पेशेंट को क्या किया जाता है, एनजी ट्यूब क्या की जाती है, इंसर्ट की जाती है, ठीक है। तो एनजी ट्यूब इंसर्ट की जाती है, तो एनजी ट्यूब की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें जो पेटेंसी है उसको हमें मेंटेन रखना है, यानी जो भी सीक्रेशंस है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। उसको पेटेंसी को हमें मेंटेन रखना है ना, हमें उसको कभी क्या करना है, नर्स को उसके सर्जरी के बाद उसको हमें क्या नहीं करना है, इरिगेट नहीं करना है कभी भी, ठीक है। जो भी गैस्ट्रोटोमी होती है नासोगैस्ट्रिक के बाद, नासोगैस्ट्रिक को हमें इरिगेट नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ से सीक्रेशंस जो होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करना जरूरी होता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, तो सॉरी फिफ्थ, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस टू ए क्लाइंट following gastrotomy and should instruct the client to take which measures to assist in preventing dumping syndrome। ठीक है, अब यहाँ पर डंपिंग सिंड्रोम है, किसी पेशेंट को गैस्ट्रोटोमी हुई, ठीक है, ये गैस्ट्रोटोमी हुई, गैस्ट्रोटोमी के बाद उसको डिस्चार्ज करना है, और डिस्चार्ज करने के बाद जो नर्स है उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रही है कि हमें उस पेशेंट को कैसे डंपिंग सिंड्रोम से प्रिवेंट करना है। कौन कौन से मेजर्स हैं जिनका यूज करना है कि उसको डंपिंग सिंड्रोम ना हो। तो सबसे पहले एम्बुलेंट फॉलोइंग ए मील, ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, लिमिट द फ्लूइड टेकन विद मील्स एंड सिट इन हाई पावलर पोजीशन ड्यूरिंग मील्स। अच्छा, डंपिंग सिंड्रोम है क्या? डंपिंग सिंड्रोम है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ, ये क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है किसका, गैस्ट्रोटोमी का। किसका कॉम्प्लिकेशन है? गैस्ट्रोटोमी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है कि रैपिड एम्पटी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो जल्दी से एम्पटी कर जाता है, यानी खाली हो जाए, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है स्टोमक से खाली हो जाता है, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस कंडीशन को हम डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं। और ये कब होता है? जब गैस्ट्रोटोमी होते हैं, उसका एक कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक, क्लियर। तो इसमें जो ये है, जो हम उसको कौन से ऐसे जो मेजर्स हैं जो उसको हम बताएंगे कि आपको ये यूज नहीं करना है या ये यूज करना है। तो हमें पेशेंट को मील के साथ एम्बुलेट करना है, ठीक है, वॉक वगैरह करवाना है पेशेंट को। नेक्स्ट, ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, उसको हमें ईट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं देना है। हमें जो गैस्ट्रोटोमी वाला पेशेंट होता है उसको हाई कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं देते हैं, उसको हम लो कार्बोहाइड्रेट फूड देते हैं, हाई प्रोटीन देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, सिट इन हाई फाउलर पोजीशन, उसको हम हाई फाउलर पोजीशन नहीं देते हैं, उसको हम लो फाउलर पोजीशन देते हैं। कौन सी? लो फाउलर पोजीशन देते हैं। क्यों हाई फाउलर पोजीशन क्यों नहीं देंगे? अगर हम उसको हाई फाउलर पोजीशन देते हैं तो जब वो फूड इनटेक करता है तो स्टोमक पर प्रेशर पड़ता है, और स्टोमक पर प्रेशर पड़ने से क्या होता है, जो भी फूड गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो सीधे कहाँ पहुंच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इससे पेशेंट को क्या होता है कि फुलनेस की फीलिंग्स आती है। नेक्स्ट, उसको और खाना खाने के बाद पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि लाई डाउन कंडीशन में, खाना खाने के बाद उसको लाई डाउन कंपोजिशन में उसको पेशेंट को देते हैं, जिससे उसके प्रेशर्स को, जो एक डायफ्रामेटिक जो प्रेशर होता है उसको हम रिमूव कर सकें, रिड्यूस कर सकें, और रिड्यूस करने की वजह से क्या होगा कि जो कंटेंट है वहाँ पर थोड़ा डिले करके एम्पेटी हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर जाता है वो आपका है लिमिट द फ्लूइड टेकन विद मील। सी जो है आपका राइट आंसर है, लिमिट द फ्लूइड टेकन विद मील। जब पेशेंट को हम मील इनटेक करवा रहे हैं तो फ्लूइड का जो लेवल है या फिर जो लिमिटेशन है वो हमें क्या करना है? लिमिट करना है। फ्लूइड उसको लिमिट मात्रा में हमें देना है। ठीक है, नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन, the nurse is doing an admission assessment on a client with history of duodenal ulcer to determine whether the problem is currently active. The nurse should assess the client for which sign and symptoms of duodenum ulcer. ठीक है, यहाँ duodenum ulcer के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है कि एडमिशन हुआ है पेशेंट का और उसकी हिस्ट्री जो रही है वो duodenum ulcer की रही है। ठीक है, अब हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो उसको प्रॉब्लम भी है, करंटली एक्टिव है। द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट टू विच साइन एंड सिम्टम्स ऑफ duodenal ulcer, इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम्स है जो ये डिटरमाइन करेगा, ये निर्धारित करेगा कि उसको duodenal ulcer है। ठीक है, उसने तो बता दिया, उसकी हिस्ट्री थी कि उसको duodenal ulcer है, लेकिन अब कौन सा साइन एंड सिम्टम्स है हमें भी तो पता होना चाहिए। तो पेशेंट को सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि duodenal ulcer होता क्या है। duodenal ulcer क्या है? पेप्टिक अल्सर का एक टाइप है। पेप्टिक अल्सर का एक टाइप है जिसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है खाना खाने के 1 से 1.5 से और आपका 3 घंटे बाद उस जो है पेन होता है उसको पेशेंट को। ठीक है, आफ्टर फूड पेन होता है 1.5 से 3 घंटे के बाद पेशेंट को, और स्पेशली कब होता है? नाइट टाइम पे ये पेन होता है। ठीक, क्लियर? ये आपको duodenal ulcer समझ में आया। और अब इसमें चलते हैं हम क्वेश्चंस में। तो वेट लॉस और नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये दोनों ही जो कंडीशंस होती हैं गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर होती हैं। किसके अंदर होती हैं? गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर होती हैं। ठीक है, वेट लॉस होता है क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग की वजह से उसको पेशेंट को वॉमिटिंग होती है। duodenal अल्सर के अंदर वॉमिटिंग नहीं होती है, तो ये गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर होती हैं। तो ये दोनों गलत हो गए आपके। नेक्स्ट आता है पेन रेडिएटिंग डाउन द राइट आर्म, तो ये आपका भी यहाँ पर क्या है? गलत है। पेन जो है जो रेडिएट करता है वो राइट आर्म में नहीं करता है। ठीक है, दूसरा आपका जो रिमेनिंग है आपका सी, पेन रिलीव्ड बाय फूड इनटेक, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, पेन रिलीव्ड बाय जो duodenal अल्सर है खाना खाने के बाद या एंटासिड लेने के बाद जो है पेन के अंदर रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। ठीक है, लेकिन इसमें देखो ये duodenal अल्सर में तो आफ्टर फूड आफ्टर मील जो है आफ्टर मील रिलीफ मिल रहा है, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है उसमें आफ्टर मील रिलीफ नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? उस पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, चाहे उसको आप लिटा दो या उसको आप एंटासिड दे दो या आप उसको खाना खिला दो, कुछ नहीं। तो पेशेंट कहता है कि भाई मुझे, हमने आइडेंटिफाई कैसे किया? पेशेंट ने बोला कि मुझे पेन हो रहा है, मैंने खाना खाया, मुझे रिलीफ मिल गया। ठीक है, 2 पेशेंट है, एक ने बोला मुझे रिलीफ मिल गया, ऐसे पेशेंट ने बोला कि मैंने एंटासिड भी ले लिया है, मैंने खाना भी खा लिया, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे? जिसको रिलीफ मिल रहा है वो duodenal अल्सर है, जिसको रिलीफ नहीं मिल रहा है वो गैस्ट्रिक अल्सर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
The nurse is providing care for a client with a recent transfer colostomy which observation requires immediate notification of the healthcare provider। तो इसमें क्या है, एक पेशेंट को ट्रांसफर कोलोस्टोमी हुई रिसेंटली, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन करना रिक्वायर इमीडिएट नोटिफिकेशन, ऐसा हमें वो ऑब्जर्वेशन करना है, ऐसा कोई सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व करना है कि हमें हेल्थ केयर पर यानी डॉक्टर साहब को बताना है कि डॉक्टर साहब उसको ये हो गया है, आप देखिए, हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन हमें ऑब्जर्व करना है कि तुरंत हमें डॉक्टर को कौन सा ऐसा सिम्टम्स होगा जो हमें डॉक्टर को तुरंत बताना पड़े। तो सबसे पहले हम जाते हैं, स्टोमा इज बीफी एंड रेड एंड शाइनी। जो ये मैंने बताया रखा है कि जो स्टोमा क्रिएट करते हैं वो उसकी केयर कैसे करते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए, चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस के अंदर उसमें वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसमें। तो स्टोमा इज बीफी रेड एंड शाइनी। तो यहाँ पर जो बीफी रेड है और शाइनी, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। रेड है यानी ब्लड वगैरह सर्कुलेट अच्छे से हो रहा है, साइन कर रहा है, तो यानी गुड कंडीशन है। तो ये तो होगा नहीं कि हम भाई जो कंडीशन अच्छी है तो पेशेंट को हम डॉक्टर साहब को क्यों बोल लेंगे कि उसको साहब देखिए। नेक्स्ट, स्किन एस्कोरिएशन अराउंड द स्टोमा। स्किन के जो स्टोम, जैसे मान के चलिए ये स्टोमा बनाया हुआ है और स्टोमा के जो चारों तरफ जो स्किन है उसके क्या हो गया, स्क्रैच पड़ गए हैं। क्या पड़ गए हैं? स्क्रैच पड़ गए हैं इस तरह से। अब स्क्रैच पड़ गए हैं, ये एक कंडीशन तो है कि हमें उसको ट्रीट करना है, ये एक ऐसी कंडीशन तो है कि हमें उसको ट्रीट करना है, लेकिन ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि तुरंत हमें इमीडिएट पूछ रहा है ना हमसे यहाँ पर, ठीक है। ये याद रखना है हमें, यहाँ पे ये याद रखना है कि इमीडिएट नोटिफिकेशन का तुरंत कैसे बताएंगे। तो ये जो यहाँ पर जो स्क्रैच पड़ रहे हैं, ये ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है कि हम उस डॉक्टर साहब को तुरंत बताएं कि साहब चलिए उसको देखिए क्या प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कैंसिल, ऊपर वाला भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, सेमी फॉर्म्ड स्टूल नॉट इन ओस्टोमी पाउच। और जो पाउच क्रिएट किया जाता है, जो इलियो सीको एक इलियल बल्ब पर जो एक पाउच क्रिएट किया जाता है इंटरनल एब्डोमेन के अंदर, उस पाउच के अंदर जो स्टूल है वो क्या है, सेमी फॉर्म्ड में। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, सेमी फॉर्म्ड स्टूल रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ आपका, गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा इस क्वेश्चन का कि पर्पल डिस्कलरेशन। क्या होगा? पर्पल डिस्कलरेशन। अगर स्टोमा का पर्पल कलर है तो हम उस कंडीशन में डॉक्टर साहब को तुरंत बोलेंगे कि साहब चलिए देखिए पर्पल कलर हो गया, आप संभालो उसको। क्लियर? तो पर्पल डिस्कलरेशन है स्टोमा का, यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो जो स्टोमा क्रिएट किया गया है उस स्टोमा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्या है, प्रॉपर नहीं हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इस वजह से वहाँ पर नैरोइंग कंडीशन हो रही है, यानी टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, इसलिए हम तुरंत डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर? राइट आंसर का हुआ पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्टोमा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। इसमें यहाँ पूछा गया है कि जो इन्फ्लामेशन है टंग का उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ग्लोसाइटिस है राइट आंसर इसका। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग को हम ग्लोसाइटिस बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि स्टोमेटाइटिस क्या होता है। स्टोमेटाइटिस होता है कि माउथ अल्सर बोल सकते हैं या इन्फ्लामेशन ऑफ द आपका माउथ बोल सकते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर अल्सर हो जाते हैं या आपका इन्फ्लामेशन बोल सकते हैं। जिंजिवाइटिस के यानी गम के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। और पेरोटाइटिस यानी पैरोटाइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। क्लियर ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया क्या है? देखिए रिगर्गिटेशन आप सभी जानते हैं, रिगर्गिटेशन का क्या मतलब होता है, यानी जो फूड इनटेक किया उसका रिगर्ग हो जाना यानी वापस आना। सोलो उसको निगल नहीं पा रहा है। डिफिकल्टी इन सोलोइंग, डिस्फेजिया आप सभी जानते हैं कि डिस्फेजिया क्या है, यानी डिफिकल्टी इन सोलोइंग। और यहाँ पर जो राइट आंसर जाता है ओडिनोफेजिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग सोलोइंग, यानी उसको सोलो जब करता है किसी फूड कंटेंट को तो उसको दिक्कत होती है, यानी दिक्कत तो होती है लेकिन उसको पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। तो जब पेन वाली कंडीशन होती है तो ओडिनोफेजिया, और विदाउट पेन वाली कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन
swallowing. विदाउट जो पेन कंडीशन है उसको डिस्फेजिया बोलेंगे, और पेन विथ पेन कंडीशन है उसको हम ओडिनोफेजिया। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इजी इजी क्वेश्चन है, ये थोड़े छोटे छोटे वाले हैं। कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, आप सबको मैंने बताया था जब क्लास ली थी कि एच पाइलोरी की वजह से होता है, उसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है। अदर नेम ऑफ विटामिन B12 साइनोकोवैलेम, इसका मैंने पूरी वीडियो एक बना करके यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप उस वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं पूरा कि कौन सी विटामिन के का क्या केमिकल नेम है, क्या फूड सोर्सेस हैं, कौन सी डेफिशिएंसी उसकी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट पेप्सिनोजन सीक्रेट बाई, ये चीफ सेल के द्वारा सीक्रेट होती हैं, और पैराइटल ऑक्सीजनेटिक जो सेल्स हैं वो HCl का सीक्रेशन करती हैं। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए नीड होता है, और विटामिन B12 का जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो पेशेंट को क्या हो जाता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पेशेंट विद अपेंडिसाइटिस कंप्लेन ऑफ पेन, नर्स कैन रिड्यूस पेन बाई। एक पेशेंट है जिसको अपेंडिसाइटिस हुआ है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, और वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको पेन हो रहा है। क्या कंप्लेन करना है, पेन हो रहा है। अब एज ए नर्स हमारी ड्यूटी होती है कि उसको हमें उस पेन को रिड्यूस करना है, तो हमें उस रिड्यूस करने के लिए कौन सा इंटरवेंशन यूज करना है, कौन क्या देना है, तो क्या देंगे उसको, हम देंगे पोजीशन या उसको कंफर्ट फील कराएंगे। ये बिल्कुल गलत है। मैं बता दूं आपको कि जो अपेंडिसाइटिस है एक सर्जिकल इमरजेंसी है। क्या है, एक सर्जिकल इमरजेंसी है। ठीक है, सर्जिकल इमरजेंसी है, तो इसमें कंफर्ट फील या पोजीशन देने से कुछ नहीं होता है, गलत है ये। हीट एप्लीकेशन सॉरी गिविंग एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक से कुछ भी नहीं होता है। गिविंग हीट एप्लीकेशन, और हमें ये बिल्कुल याद रखना है हमेशा कि अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को कभी भी हीट एप्लीकेशन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, जैसे ही हमने हीट एप्लीकेशन पेशेंट को दी, जो अपेंडिक्स होता है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, और अपेंडिक्स रप्चर होने से क्या होगा कि वहाँ पर परफोरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ड्यूडेनम अल्सर में परफोरेशन हो रहा था, ऐसे ही इसके अंदर परफोरेशन हो जाएगा, और परफोरेशन के होने की वजह से उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस। क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन है किसका, अपेंडिसाइटिस का। किसका कॉम्प्लिकेशन है, अपेंडिसाइटिस का। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, पेशेंट को कभी भी हीट एप्लीकेशन नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, क्योंकि वो रप्चर कर देता है अपेंडिक्स को, और उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। और पेशेंट को क्या नहीं देना है, अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को एनीमा नहीं देना है। ठीक है, और क्या नहीं देना है पेशेंट को, लेसेक्टिव नहीं देना है। ठीक है, ये सब हमें याद रखना है कि पेशेंट को क्या अवॉइड करना है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अप्लाइंग आइस बैग। पेशेंट को क्या करेंगे, हम आइस बैग देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। पेन जो हो रहा है बर्निंग जो एरिया होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट पर, हम 20 से 30 मिनट के लिए वहां पर आइस बैग का यूज करेंगे फॉर रिड्यूस पेन। क्लियर। नेक्स्ट वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर अपेंडेक्टोमी। अब यहाँ पर अपेंडेक्टोमी हुई, किसी को जो अपेंडिक्स थी उसको रिमूव कर दिया है, अब उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम उसको पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एंड लेग एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एंड लेग एक्सरसाइज करेंगे। तो पेशेंट को हम उसको सजेस्ट करेंगे कि पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए और लेग एक्सरसाइज करने के लिए करेंगे, जिससे क्या होगा कि उसको स्ट्रेस से बचा सके, या जो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है उससे प्रिवेंट कर सके। अर्ली एम्बुलेशन करेंगे उसको पेशेंट को। ठीक है,
नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कनेक्ट टू सक्शन, और सक्शन करना उसको नेसोगैस्ट्रिक, अगर नेसेसरी है तो उसको हम एनजी ट्यूब को सक्शन करेंगे, ठीक है, जो भी सिक्रेशंस वगैरह है उनको हम रिमूव करेंगे। तो ये 3 तो हम उसमें उसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसमें क्या पूछा हुआ, डज नॉट, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, तो हमें क्या करना, डाइट एज टॉलरेटेड आफ्टर फुली कॉन्शियस, ये नहीं करना है। हमें डाइट कैसे देना है, पहले तो देना है हम लिक्विड डाइट देंगे, ठीक है, कैसी डाइट देंगे, लिक्विड डाइट देते हैं। उसके बाद उसको हम 6 सेमी लिक्विड देंगे, सेमी सॉलिड 6 स्पून, मतलब जो धीरे धीरे स्मॉल मील के हिसाब से देंगे उसको, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है, डाइट एट टॉलरेटेड आफ्टर फुली कॉन्शियस। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन एमसीक्यू हमारे फिनिश होते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल है चित्रकूट नर्सिंग क्लासेस, उसको आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और प्रेस बेल आइकॉन गॉट नोटिफिकेशन अवर अपकमिंग वीडियो, और जो बेल आइकॉन होती है उसको प्रेस करना है, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट हमारी कुछ इम्पोर्टेंट बुलेट्स हैं, तो इसमें जैसे कि आपका टिप ऑफ टंग, जिसका जो टंग होती है उसका जो टिप होता है वहाँ पर हमें फील होता है उसका सॉल्ट का और स्वीट का। पोस्टीरियर पार्ट पर हमें बिटर का फील होता है, और लेटरल पार्ट पर हमें सोर का फील होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट बुलेट्स हैं। तो नेक्स्ट है डिस्क्वेसिया, मीन्स क्या होता है, डिस्टरबेंस इन टेस्ट सेंसेशन। डिस्क्वेसिया का मतलब क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको जो टेस्ट होता है उसको सेंसेशन करने में क्या होता है, उसको डिस्टरबेंसेस होता है, यानी वो अच्छे से उसको सेंस नहीं कर पाता है या टेस्ट नहीं कर पाता है। अब यहाँ तो सैलावा के बारे में दे रखा है कुछ, देखिए वॉल्यूम जो होती है सैलावा की 1000 से 1500 पर डे, ये जो है सीक्रेट होता है। पीएच जो है 6.35 टू 6.85 होता है इसका पीएच स्लाइटली। और सलाइवा कैसा होता है, एसिडिक होता है, कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। और सलाइवे के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है आपकी, आईजीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सलाइवे के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन पाई जाती है, आईजीए। नेक्स्ट, बोलस क्या होता है, बोलस क्या होता है, जब फूड जो है सैलावे के अंदर मिक्स हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बोलस बोलते हैं। जेरोस्टोमिया क्या होता है, लेक ऑफ सैलाइवा, जब सीक्रेट सैलाइवा का प्रॉपर सीक्रेट नहीं होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जेरोस्टोमिया, ओके। नेक्स्ट है ओइसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्टोमक का साइज क्या होता है, जे शेप का, ठीक है। लॉन्ग कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। कैपेसिटी कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर की कैपेसिटी होती है, यानी जो फूड जो वहाँ पर होल्ड रखता है, रिजर्व रहता है, उसकी कैपेसिटी होती है 1.5 से 2 लीटर। आफ्टर टेकिंग फूड शेप, जो स्टोमक के आफ्टर टेक फूड शेप कितना कैसा होता है, पेरीफॉर्म। खाना खाने के बाद पेरीफॉर्म, और खाना खाने से पहले जे शेप, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्टोमक हैज 4 रीजन, ठीक है। मैंने वैसे ये सभी अपने उसमें बता रखा है, आप वीडियो देखिए, उसमें सबका आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को लिया है। स्टोमक हैज 4 रीजन होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। और नेक्स्ट है पैराइटल सेल्स जो होती हैं वो मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन में भी बताया था कि एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर्स का सीक्रेशन करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर विटामिन B12, ये आपको क्लियर करवा दिया मैंने। गॉल ब्लैडर को हम क्या कहते हैं, रिजर्वोयर और बायल, ये एक इम्पोर्टेंट है, तो लिख लेना इसको। नेक्स्ट, रॉफसिंग साइन। रॉफसिंग साइन क्या होता है कि पेन इन फेल्ट इन राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पाल्पेटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, रॉफसिंग साइन क्या है, एक किसका सिम्टम्स है रॉफसिंग साइन, ये इसका आपका अपेंडिसाइटिस का, किसका है, अपेंडिसाइटिस का, ये एक अपेंडिसाइटिस का सिम्टम्स है, ठीक है। और इसमें रॉफसिंग साइन में होता क्या है कि जब
लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को जब पाल्पेट करते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट पर क्या होता है, पेन होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रॉब्सिंग साइन। किसमें पाया जाता है, अपेंडिसाइटिस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेरिटोनाइटिस। ये मैंने आपको बताया था अभी तुरंत। कोलन साइन क्या है, डिस्कलरेशन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेरी अम्बिलिकल एरिया। ठीक है, तो कोलन साइन क्या है, जो पेरी अम्बिलिकल एरिया और जो एब्डोमिनल होता है उसका डिस्कलरेशन हो जाता है, जो कलर होता है वो डिस्कलर हो जाता है। तो और टर्नर साइन क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक। जो फ्लैंक होता है उसका ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है। और ये दोनों ही साइन जो होते हैं आपका कोलन और टर्नर साइन, ये दोनों साइन किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, आपके पैनक्रियाटाइटिस के अंदर। ठीक है, राइडन कोलेना इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाटाइटिस के अंदर ये कोलन साइन और टर्नर साइन प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस डाइट। जो है हम जो पेशेंट है, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसको हम क्या डाइट देते हैं, लो फाइबर, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी हम डाइट देते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को कौन सी डाइट देते हैं, लो फाइबर, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया था कि अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को हम किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, तो लैक्सेटिव और एनीमा जो है हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट वन है आज की वीडियो का, जो लास्ट टॉपिक है आपका, बैरियम एंड बैरियम एनीमा इज कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बैरियम एनीमा या बैरियम को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्लियर। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आप अगर सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ठीक है, ओके, जय हिंद।